नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। आइए जानते हैं अब तक की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने नई डीजीपी चयन प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में डीजीपी को महज 1 या 2 महीने के लिए नियुक्त किया जाता था। असीम अरुण का कहना है कि जब जिम्मेदारी सरकार और मुख्यमंत्री की होती है तो डीजीपी के चयन का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने लिया है, ये बहुत जरूरी था और अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें अपनी सरकारों में। प्रकाश सिंह साहब के केस का जो जजमेंट है ये 2006 का है, जिसमें कहा गया था कि डीजीपी का कार्यकाल टेन्योर न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए। अपने पल्ले पलट के देख लें, आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए, आपने क्यों नहीं 2 महीने, 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए। दूसरी बात, जो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, प्रथम दृष्टया तो ठीक लगता था, लेकिन जब इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयां दिखी। पहला, मेरा भी मानना है, आपका भी मानना होगा कि अगर मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जवाबदेह है तो मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का भी अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, ये निर्णय की केवल 3 लोग का पैनल बनेगा। 3 लोग का पैनल मतलब जो बैच में सबसे 3 सीनियर होंगे उन्हीं को मिलेगा। यानी जो इंजीनियरिंग कर रहा था, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और 25 साल की उम्र से ऊपर सर्विस में आया, उसको किसी भी तरीके से डीजी बनने का मौका नहीं मिलेगा। विशेषकर आरक्षित वर्ग से कोई कैंडिडेट आया, उसको भी डीजीपी बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉप के 3 लोगों को ही इसमें यूपीएससी बना के पैनल भेज रही थी। ये भी स्वाभाविक था। तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से और ज्यादा प्रतियोगिता हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अधिकारी उस प्रतियोगिता में शामिल हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मैं हर प्रदेश की बात करूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर जवाबदेही मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री का निर्णय होना चाहिए। अगर जवाबदेही यूपीएससी लेने को तैयार है तो फिर यूपीएससी निर्णय इस बारे में ले सकता है। निर्णय ये स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी जी ने बहुत काम किया है, इससे और ताकत मिलेगी। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने स्वास्थ्य भवन क्रॉसिंग पर गाजियाबाद के जिला जज का पुतला फूंका। वकीलों का आरोप है कि उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। वकीलों ने मांग की है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। वहीं पीड़ित वकीलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। लखनऊ में गाजियाबाद गिरफ्तारी मामले को लेकर 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी संबंध में हमारी सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से 30 अक्टूबर को एक बैठक किया था। उसके पश्चात 3 नवंबर को एक बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश भर के कई जिलों के अध्यक्ष और मंत्री बार एसोसिएशन के हमारे यहाँ लखनऊ बार एसोसिएशन में आमंत्रित किया गया था। उसी के क्रम में ये आज हम लोगों ने 5 नवंबर को ये धरना प्रदर्शन विरोध स्वरूप हम प्रकट कर रहे हैं, न्यायिक कार्य से विरत रह करके। चूँकि बार और बेंच के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। कहीं ना कहीं बार और बेंच के बीच में जो वर्तमान समय है, एक नज़रिए से हम लोगों को नहीं देखा जा रहा है। जो गाजियाबाद की जनपद न्यायालय में घटना हुई है, जिला जज महोदय द्वारा जो उनके आचरण के विपरीत कृत्य किया गया है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं अपने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन है और उनको एक मांग पत्र भी हम लोग जिला जज के माध्यम से आज प्रेषित करने वाले हैं, सेंट्रल बार लखनऊ बार के सहयोग से। उनसे एक मांग है कि वहाँ के जनपद न्यायाधीश को उनसे न्यायिक कार्य तुरंत वापस लिया जाए, उनको प्रतीक्षा अवधि में रखा जाए जब तक न्यायिक जांच नहीं हो जाती है, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने न्यायालय परिसर के अंदर में लाठीचार्ज किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जहाँ पे भी हमारी गाजियाबाद एसोसिएशन के जो अधिवक्ता पीड़ित रहे हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जो न्यायालय के अंदर, न्यायालय परिसर के अंदर, परिसर तो एक अलग बात हुई, कोर्ट रूम के अंदर ये लाठियां चली हैं। जाहिर सी बात है कि जिला जज महोदय का ये संवैधानिक पद होता है। अगर उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया है तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो किसी भी घटनाक्रम होने पर पुलिस फोर्स तो बुलवा सकते हैं, तो
जहाँ तक मुझको ऐसा लगता है कि ये तो वहाँ के लोग बताएंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ गया हुआ है गाजियाबाद बार एसोसिएशन से मिलने के लिए, कल गया हुआ था, उनसे वार्तालाप होगी। तो जो लाठीचार्ज का निर्णय लिया गया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने उस टाइम पे कोर्ट रूम के अंदर लाठीचार्ज का आदेश दिया, क्योंकि निहत्थे अधिवक्ताओं पे वहाँ पे हम लोगों के पास कोई भी ऐसा हो नहीं, सिर्फ हम लोग कलम के सिपाही हैं, कलम ही हमारी ताकत है। मगर जो परिस्थितियाँ वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही हैं, उसको देखते हुए हम लोगों की आत्म सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इनसे लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और हम अधिवक्ता परिवार, अधिवक्ता समुदाय पूरा एकजुट है। और आगे अगर इसी तरीके से ये लड़ाई होती रही तो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है। इसमें शासन प्रशासन को तटस्थ होकर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, न्यायपालिका को भी निर्णय लेना चाहिए कि ये बहुत आगे ना बढ़े, वरना ये आंदोलन इतना बृहद रूप ले लेगा जो हमारे बीच में खाई बढ़ाने का काम करेगा, ना कि पाटने का कार्य करेगा। हम रमेश प्रसाद तिवारी लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गाजियाबाद में जो जिला जज ने अपने रूम के अंदर अधिवक्ता निहत्था अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराई है, उसी के विरोध में हम लोग कार्य से विरत हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। अधिवक्ताओं के प्रति जो निहत्थे अधिवक्ताओं को, जो कोई अधिवक्ता उसमें दोषी नहीं था, उनके ऊपर जो लाठियाँ चलाई गई हैं, बहुत सारे अधिवक्ता घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। उसी लिए हम लोग गाजियाबाद के जिला जज को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जो उसमें पुलिस दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। घायलों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि दी जाए, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर वकीलों में काफ़ी आक्रोश है, जिसको लेकर वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लखनऊ बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं स्वास्थ्य भवन चौराहे पर, जहां पर वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वकीलों द्वारा पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद ने एक्ट किया है, किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरीके से डाय से उतरकर पूर्व बार के अध्यक्ष नाहर सिंह जी से जिस तरीके से उन्होंने मिसबिहेव किया, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता क्षुब्ध है। जब तक और ये हमारी मांग है कि जब तक जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को सस्पेंड नहीं किया जाता और उनके खिलाफ न्यायिक जांच नहीं होती, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी तो इसको लेकर आगे क्या करेंगे? देखिए, लगातार हमारी पूरे प्रदेश के हर जनपद में बैठकें चल रही हैं। पूर्वांचल में चल रही है, पश्चिम में चल रही है, मध्यांचल में हम लोग चला रहे हैं। और ये आज गाजियाबाद से एक फिर निर्णय आएगा कि आंदोलन किस दिशा में चलेगा। जब तक जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के साथ कोई उचित कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इनका साफ कहना है कि जनपद न्यायाधीश के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी ऐसे ही आंदोलन किए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर अधिवक्ता पहुँचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य की वर्तमान विधानसभा में उभरती राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी रोचक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सत्ता संघर्ष में मुकाबला है और आगामी चुनावों के परिणाम राज्य के भविष्य को आकार दे सकते हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य की विधानसभा में 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता है। 2019 विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था, जिसने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीटें और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को 2 सीटें मिली थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय जनता दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और वामपंथी दल 3 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। 4 नवंबर को झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बार झारखंड में भाजपा सबसे अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचेगी।
त्योहारों के मद्देनज़र रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे इस स्थिति को देखते हुए सभी विशेष ट्रेनों की निगरानी कर रही है और इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे DRM ने स्टेशनों पर जूनियर अधिकारियों को तैनात किया है और यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रेनों से 6 फीट दूर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही त्योहारों के दौरान यात्रियों का कंफर्म टिकट भी नहीं मिल पा रहा है और सामान्य यात्री भी स्लीपर कोचों में यात्रा करने को मजबूर है। सामान्य कोचों में भी 3 गुना अधिक भीड़ हो गई है, जिससे शौचालयों तक पहुंचने में भी परेशानी हो रही है। लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और रेलवे सुरक्षा बल और ग्रामीण पुलिस बल प्लेटफॉर्म पर सतर्कता से तैनात है। लखनऊ डिवीज़न के DRM SM शर्मा जी हैं मेरे साथ में। सर, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, त्यौहार का सीज़न है, फेस्टिवल को देखते हुए। लखनऊ से कितनी ट्रेनें जा रही हैं, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ ने कहा है कि 7,500 ट्रेनें जो हैं सिर्फ त्यौहार के मद्देनजर चलाई जा रही हैं। देखिए, ये लखनऊ मतलब लखनऊ मंडल नॉर्दर्न रेलवे की मैं बात करूं तो आज ही आप देखें, एक हमने अयोध्या से दिल्ली और यहाँ लखनऊ से ही 2 दिल्ली की गाड़ियाँ, ये 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। लखनऊ से छपरा के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है, प्लस जो बनारस है, बनारस से हमने SVD के भटिंडा, चंडीगढ़ इस डायरेक्शन में गाड़ियाँ चला रखी हैं। सो ये जा रही हैं और आ भी रही हैं। तो आप सोच सकते हैं 7 से 8 गाड़ी तो हमने ही चलाई हैं, तो अप डाउन मिलाएंगे तो करीब 15-16 गाड़ियाँ हो जाती हैं। एंड ओवरऑल आज की डेट में करीब 51 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ के थ्रू पास की हैं। एंड ओवरऑल तो आप जानते ही हैं कि इस पूरे पीरियड में करीब 7,500 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। प्रतिदिन अगर देखा जाए तो कितनी संख्या में लोग सर ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि छठ का भी अब त्यौहार है और छठ में खासकर इस क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो उत्तरी जो है भारत में ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। इसमें देखिए, जो अनुमान है हम ऐसे ही लगा सकते हैं कि टिकट सेल्स कितनी हुई हैं। तो अगर मैं आपको लखनऊ का बताऊं तो लखनऊ में नॉर्मली हमारे जो 80 से 90 हज़ार पैसेंजर रहते हैं, तो करीब 20 से 25 हज़ार बढ़ गए हैं। अगर मैं दोनों अयोध्याज़ में देखूं तो उसमें भी करीब 9 से 10 हज़ार पैसेंजर बढ़ गए हैं और बनारस में करीब 30 हज़ार के आसपास लोग बढ़े हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं इस दौरान। सो ये हैं, इसीलिए जो स्पेशल ट्रेन हैं सारी फुल जा रही हैं। अभी आप देख रहे हैं जो दिल्ली की भी हैं, तीनों गाड़ियां फुल हैं। हमने परसों ही फायर की थी और 2 दिन के अंदर पूरी फुल हो गई हैं। सर, ऐसी सिचुएशन में भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्थाएं? अभी जैसे स्टेशन में मैंने देखा RPF का एक पट्टी लगी हुई थी जिस पर लिखा था डू नॉट क्रॉस। तो इस तरीके से कहाँ पे मतलब कैसी कितनी तैनाती करी गई है RPF की और GRP क्या करना है? देखिए, RPF और कमर्शियल स्टाफ को हमने लाल जैकेट दे रखे हैं ताकि दूर से वो विजिबल रहें। प्लस हमने टेप लगा के सेग्रीगेट कर रखा है। जो यात्री हैं वो उस तरफ जाएंगे, जो यात्री नहीं हैं वो इस तरफ रह जाएं, ताकि भीड़ उधर को ना इकट्ठी हो। जो चढ़ रहा है और उतर रहा है वो आराम से उतर सके। और हमारे RPF स्टाफ विसल और लाउड व्हीलर लेके घूम रहे हैं ताकि वो लोगों को प्यार से गाइड कर सकें। इसके अलावा जो है हमने एक मे आई हेल्प यू बूथ लगा रखा है और एक मेडिकल बूथ भी लगा रखा है। प्लस आप देखेंगे सारी अनाउंसमेंट्स टाइम टू टाइम हो रही हैं और हमारे इंक्वायरी बूथ्स पे भी 3-4 आदमी लगा रखे हैं कि किसी को भी कोई भी अगर जानकारी लेनी हो वो इमीडिएटली ले सकता है बिना किसी विलंब के। सवाल रहेगा सर आपसे, इंडियन रेलवेज ने सर दावा किया है 7,500 ट्रेन का, और आपने भी बताया अभी नॉर्दर्न रेलवे में 51 ट्रेनें, लेकिन व्यवस्थाओं को जिस तरीके से सर होना चाहिए, अभी आवाद असम एक ट्रेन गई थी उसमें लोग वॉशरूम में भी थे, टॉयलेट में भी थे और डिब्बे में एक बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से भरे हुए थे। तो क्या इस तरीके की चीज़ें और भी ट्रेनों में सामने आ रही हैं? इनसे निपटने के लिए क्या आपने प्लान तैयार किया? देखिए, हमारी जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं उसमें एस्कॉर्टिंग है और कई बार मतलब लोग सोचते हैं कि जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनकी पंक्चुअलिटी ठीक नहीं रहेगी, इसीलिए जो मतलब कन्वेंशनल ट्रेन चल रही हैं जैसे लखनऊ मेल और इनमें चढ़ना चाहेंगे, आपने बताया अवध असम, तो आप ये देखेंगे अलग से हमने मॉनिटरिंग के लिए लगा रखे हैं अपने कंट्रोलर्स, ताकि जो स्पेशल ट्रेन्स हैं उनकी पंक्चुअलिटी भी हम मॉनिटर कर सकें और उनको राइट टाइम एकदम गंतव्य स्थान पे पहुंचा सकें। तो उससे लोगों का विश्वास भी होगा और वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा। अभी तो ये गाड़ियाँ करीब 9 तारीख तक तो चलेंगी ही चलेंगी। सो मुझे आशा है कि पंक्चुअलिटी देखते हुए लोग इसमें आएंगे। अभी जैसे आप दिल्ली की देख रहे हैं सारी गाड़ियाँ फुल हो गई हैं। सो ये है, और हम लोग वेटिंग लिस्ट देख के प्लस भीड़ को देख के हम लोग नई ट्रेन्स भी प्लान कर रहे हैं
और ये दिल्ली जा रही हैं। दिल्ली से अलग से स्पेशल बन के नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी सारी स्पेशल चल रही हैं, बंगाल के लिए चल रही हैं, तो वो वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है पूरी। आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, ट्रेन की जो रेल की कई घटनाएं सामने आई थी, तो उसको अभी फ़िलहाल इस तरीके की चीज़ें नहीं, उसको लेकर के आप लोग कैसे अभी तैयार हैं, या क्या कुछ उसका भी अलग से प्लान है? पटरियों पे चेकिंग करी जा रही है या फिर जांच करी जा रही है? देखिए वो करीब महीना भर पहले हुई थी, काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे, तो उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हर रोज़ जो ट्रैक है उस पर कोई ना कोई रेल का कर्मचारी इंजीनियरिंग विभाग का उसको पूरा क्रिस क्रॉस करके ट्रैवल करता है। तो वो हमने और टाइटन कर दिया है, उनको और गाइड किया है कि कैसे कोई संदिग्ध चीज़ हो कैसे वो इमीडिएटली आरपीएफ को खबर करें। इसके अलावा टीआरडी का स्टाफ भी कर रहा है और आरपीएफ ने जॉइंटली किया है। और जिन लोकेशंस पे हमें मिले हैं कुछ, वहाँ जो लोकल विलेजेस हैं उसमें ग्राम प्रधान और विलेजर्स पे नुक्कड़ नाटक किया है और उनकी काउंसलिंग की है, और सबको मिलके ये समझाया गया है कि रेल सबकी प्रॉपर्टी है, आपको और हमारे को सबको सेफ रखना है उसको, ताकि किसी को भी कोई क्षति ना हो। तो हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और साथ ही जो स्टेट पुलिस है उन्होंने भी बहुत हमें हेल्प किया है। पूरी तरीके से अवेयरनेस फैला रहा है रेलवे। तो बिल्कुल एसएन शर्मा जी थे मेरे साथ में, डीआरएम हैं लखनऊ डिवीज़न के, और जिन्होंने जिस तरीके से बताया है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और 51 ट्रेनें जो हैं वो लखनऊ से जा रही हैं, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे में चल रही हैं। ऐसे में ड्रिलिंग को भी लेकर के इन्होंने कहा है कि इंजीनियर लगातार तैयारियां कर रहे हैं और जांच रहे हैं। अभी 9 तारीख तक ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इस फैसिलिटी पर इंडियन रेलवे जिस तरीके का दावा कर रहा है उस पर खरा उतरता है। वीडियो न्यूज़ विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सरकार बसें यात्रियों को बड़ी राहत दे रही हैं। आमतौर पर राज्य भर में रोजाना लगभग 10 लाख यात्री बसों से यात्रा करते हैं, लेकिन दिवाली और छठ के दौरान यहां संख्या 20 से 22 लाख तक पहुंच जाती है। इस बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज ने 4000 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। ये अतिरिक्त बसें छठ महापर्व के दौरान यात्रियों को शानदार सुविधा दे रही है। इसके अलावा प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ मेला के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी यूपी रोडवेज के जनरल मैनेजर मासूम अली सरवर ने हॉर्नबिल टीवी को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि जो त्योहारों का सीजन है उसमें प्रदेश की जनता को आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम हमेशा की तरह इस बार भी कमर कस कर करके पूरी तरीके से तैयार था। हमारी सारी बसें रोड पे थीं, हमारे चालक परिचालक सही तरीके से सेवा दें और किसी तरीके से प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो आवागमन में। इसके लिए हम लोगों ने इंसेंटिव स्कीम भी चलाई थी। वो इंसेंटिव स्कीम अभी भी चल रही है। ये उनके जो मानदेय जो नियमित रूप से मिलता है उसके अतिरिक्त धनराशि दी जाती है चालक और परिचालक को, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रह कर करके जनता की सेवा करते हैं। तो वो इंसेंटिव स्कीम हमारी छठ तक आगे चालू रहेगी। इस वर्ष ये स्कीम जो इंसेंटिव स्कीम थी ये 13 दिनों की है, तो दीपावली से लेकर करके आगे छठ तक ये लगातार चलता रहेगा। हम लोगों ने 4000 बसें जो थीं, जो येन केन प्रकारेण इधर उधर कहीं रहती हैं, कभी किसी और कारण से खड़ी रहती है, इन सारी बसों को हम लोगों ने ऑन रूट किया है और ये सारी बसें अभी लगातार चल रही हैं और ये पूरे इंसेंटिव स्कीम में चलती रहेंगी, जिससे कि हमारे प्रदेश की जनता को इन त्योहारी सीजन में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यानी 4000 अतिरिक्त बसें, स्पेशल बसें चल रही हैं जो अभी छठ तक चलती रहेंगी। ये चलती रहेंगी। इसमें मतलब इससे क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारी नॉर्मल यात्री होते हैं वो 15 लाख होते हैं। अभी जो त्यौहार सीजन है उसमें 20-20 लाख तक यात्रियों ने सफ़र किया है हमारी बसों में। तो निश्चित तौर पे ये परिवहन निगम की जो तैयारियां थी उसके कारण से ही हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस संचालन को बगैर किसी दिक्कत के पूरा किया है। सर आपका विभाग वाकई में क्या मानेंगे, क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि लगातार उनका स्नेह प्राप्त होता है परिवहन निगम को। परिवहन निगम को बजटीय सहायता भी बहुत अच्छी मिली है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला महाकुंभ है, जो कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक एवं धार्मिक एक उत्सव और आयोजन है।
इसको सफलतापूर्वक पूरा कराना परिवहन निगम की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है और इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय परिवहन मंत्री जी का, जिनका स्नेह प्राप्त होता रहा है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग और मेहनत से काम करें और इसमें परिवहन निगम का प्रत्येक कर्मचारी इस उनकी आशाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे पूरा उतरने का पूरा प्रयास करता है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।